आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे की अबूरी टर्मिनल इमारत का किया इफ्तिताह। बिहार को दिया मखाना बोर्ड का तोहफा। तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह, रखा संग बुनियाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कमांडरों की 16वीं मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का किया इफ्तिताह। मुसल्लह अफवाज की बेहतर ऑपरेशनल तैयारियों के लिए यकजहती, खुद इन्हिसारी और इख्तिरा पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट का पूरे वक्फ तरमीमी कानून पर रोक लगाने से इनकार। 5 साल की इस्लामी इबादत की लाजमियत पर रोक। अदालत ने वक्फ एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पर भी लगाई पाबंदी। भारत में AI के इस्तेमाल से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इख्तिरा पर दिया जोर। कहा, तेजी से AI को अपना रही हैं भारतीय सनतें। जबकि IT के वजीर अश्विनी वैष्णव ने विकसित भारत के लिए AI को अहम करार दिया। और नेपाल में नई अबूरी काबीना की तौसी। वज़ीर आज़म सुशीला कार्की ने काबीना में 3 लीडरों को किया शामिल। रामेश्वर कनाल, कुलमान घिसिंग और ओम प्रकाश आर्यल ने वज़रा के तौर पर लिया हलफ। खबर तफसील से। इलाकाई राब्तों को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्णिया हवाई अड्डे के न्यू सिविल एनक्लेव में नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया। ये कोलकाता के बाद मशरक़ी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नई टर्मिनल इमारत के इफ्तिताह से खित्ते में मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने पूर्णिया एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल परवाज़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूर्णिमा में तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने भागलपुर के पीरपेंटी में थर्मिनल पावर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये बिहार में निजी शोबे में 25,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म ने 2,680 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत वाले कोसी मेची बैंड से रियासती दरिया लिंक प्रोजेक्ट के पहले मरहले का संग बुनियाद रखा। वज़ीर आज़म ने बिहार में कौमी मखाना बोर्ड का आगाज़ किया। ये बोर्ड नई टेक्नोलॉजी की पैदावार और तरक्की को फ़रोग़ देगा। मुल्क की कुल मखाना पैदावार में बिहार का हिस्सा तकरीबन 90% है। वज़ीर आज़म ने बिहार में DAY NRLM के तहत क्लस्टर लेवल फेडरेशनों को तकरीबन 500 करोड़ रुपए का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड भी तकसीम किया। पिछली सरकारों ने मखाने की भी उपेक्षा की और मखाना किसानों की भी उपेक्षा की। और मैं दावे से कहता हूं, ये जो आजकल यहां आकर के चक्कर काटते हैं ना, उन्होंने मेरे आने से पहले मखाना का नाम भी नहीं सुना होगा। ये हमारी सरकार है जिसने मखाना को प्राथमिकता दी है। साथियों, मैंने बिहार के आप लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था। केंद्र सरकार ने कल ही राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मखाना किसानों को मखाने की अच्छी कीमत मिले, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड इसके लिए निरंतर काम करेगा। मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब 550 करोड़ रुपए की योजना को मंजूर किया है। रेल राबते को बेहतर बनाने के लिए अपने अहद को बरकरार रखते हुए वज़ीर आज़म ने बिहार में रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और 4 ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 35,600 दही इस्तेफादा कंदगान को
और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत 5,920 शहरी मुस्तफिदीन के लिए मुनक़िदा गृह प्रवेश तकारीब में भी शिरकत की और कुछ मुस्तफिदीन को चाबियां सौंपी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कमांडरों की 16वीं मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस अहम मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़वाज की बेहतर ऑपरेशनल तैयारी के लिए इत्तेहाद, खुद इन्हिसारी और इख्तिरा के मंत्र पर जोर दिया। उन्होंने 2025 को दिफाई शोबे में इस्लाहात का साल करार दिया और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए तेज़ी से ठोस इक़दाम करने की हिदायत दी। बिहार के बेगूसराय ज़िले के बखरी सब डिवीज़न में वाक़े सलोना रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत तैयार किया गया है, जो अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नए स्टेशन की इमारत पुरानी की निस्बत ज़्यादा शानदार और जदीद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें हासिल हो रही हैं। इसके साथ ही मुसाफिरों में जोश व खरोश का माहौल है। ख़वातीन का कहना है कि जो मसाइल पहले हुआ करते थे वो अब कम हो गए हैं। पहले जो हम लोग आते थे या जाते थे तो बहुत असुविधाएं हुआ करती थी। पानी पीने का भी बहुत प्रॉब्लम था, लेटरिन बाथरूम जाने का भी, खासकर महिलाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अमृत भारत को हम देख रहे हैं कि एक लग रहा है कि जैसे कि हम आज़ादी जो मिलना चाहिए, अब हम आज़ादी ज़िंदगी जी रहे हैं, सारी सुख सुविधाएँ मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर दाखिल दरखास्तों पर अपना हुक्म सुनाते हुए वाज़ेह किया कि वो पूरे कानून पर पाबंदी लगाने के हक़ में नहीं है, लेकिन कुछ दफ़ात पर अमल दरामद रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस BR गवई की सरबराही में बेंच ने नए कानून के तहत वक्फ करने वाले के लिए कम से कम 5 साल के लिए मुसलमान होने की शर्त पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने कहा कि ये पाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक रियासती हुकूमत ये फैसला करने के लिए कोई निज़ाम फराहम नहीं करती कि कोई शख्स कम से कम 5 साल तक मुसलमान है या नहीं। अदालत ने कानून की दफ़ा 1(3)C के निफाज पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर वक्फ के ज़ेर कंट्रोल कोई जायदाद मुबैना तौर पर सरकारी मिल्कियत है तो उसे कलेक्टर की तरफ से तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मौसूल होने तक रेवेन्यू मकासद के लिए वक्फ इमलाक के तौर पर नहीं माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल में 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम मेंबरान और रियासती वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम मेंबरान नहीं होने चाहिए। अदालत ने कहा कि जहां तक मुमकिन हो बोर्ड का CEO मुस्लिम कम्युनिटी से होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अदालत ने कहा कि ये सिस्टम नया नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर मुक़न्नना को लगता है कि वक्फ इमलाक का गलत इस्तेमाल हो रहा है और नए कानून के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए वक्फ डेट लाजमी है तो उससे मनमानी नहीं कहा जा सकता। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो फैसला दिया है वह हमारी जमहूरियत के लिए बहुत अच्छी अलामत है। वक्फ तरमीमी बिल में दी गई दफ़ात से मजमूई तौर पर मुस्लिम कम्यूनिटी के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज़ होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज़ कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के अबूरी हुक्म पर JPC के चेयरमैन और BJP रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दफ़ात पर रोक लगा दी है और हुकूमत इस पर गौर करेगी। जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख में उस पे कार्रवाई करेगी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं
कि जो प्रैक्टिसिंग फॉर 5 years इस्लाम, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल हम उस पर स्टे करते हैं कि जब तक स्टेट उस पर रूल न फ्रेम कर ले। तो इससे स्वाभाविक है कि उन्होंने उसमें भी जो एक प्रोविजन किया है वो केवल इसलिए कि स्टेट क्या रूल फ्रेम करती है तब तक के लिए। बैनुल-अक़वामी इलेक्ट्रिक टेक्निकल कमीशन IEC का 5 रोज़ा 89वां जनरल इजलास आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। इस 5 रोज़ा प्रोग्राम में 100 से ज़ायद ममालिक के 2000 से ज़ायद आलमी माहिरीन भी शिरकत कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने आज इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। Engineers Day, a very distinguished engineer, Mr. M. Visvesvaraya, was born on 15 September 1861 in Karnataka, one of our southern states. He truly brought engineering to the fore in India. And we celebrate 15 September every year as a homage to Sir M. Visvesvaraya, whose brilliance as an engineer left an indelible mark on our engineering landscape. मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्वनी वैष्णो ने भारत में AI के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट तरक्की पजीर भारत के लिए AI का रोड मैप, तेज़ इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक मौका और नीति फ्रंटियर टेक रेपोरेटरी पर मबनी है। ये रिपोर्टें नीति आयोग ने तैयार की हैं। नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्वनी वैष्णो ने कहा कि मुल्क को मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने और उसके लिए हुनर पैदा करने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर में AI के असरात को देखते हुए भारत को AI के मैदान में आगे आना होगा। Telecom technology, semiconductors, electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master, we'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने AI के इस्तेमाल, ज़ाब्ते और इख्तिराअ पर जोर दिया। AI should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मस्नूई ज़हानत जामिद टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इसमें तेज़ी से रियल टाइम में तब्दीली हो रही है। उन्होंने इस तब्दीली के मुताबिक ख़ुद को तैयार रहने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेज़ी से बदलती इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही हम सबको भी मोहतात रहना होगा कि हम अखलाकियात को नज़रअंदाज ना करें। AI is not static, as we heard now on the data sets and so on. AI is a rapidly progressing, real-time, dynamic thing. And therefore, all of us will have to be conscious that we don't sit back on the ethic, because repeatedly I heard the word used several times by our McKinsey friend, that AI can also have its challenges. And that can affect our so-called demographic dividend that we're talking about. And I see the challenge not just in jobs, but also in the way in which these can be used for the not so much of a betterment of the society. So we need to be clear that regulation has to be running this race equally.
मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आइंदा बरस फरवरी में भारत में AI इम्पैक्ट समिट का इनेकाद होगा। इसकी तैयारी के लिए नीति आयोग की जानिब से मुल्क भर के तमाम अजला में ज़मीनी सतह पर ज़राअत, तालीम, सेहत के शोबे में जो काम हो रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से शामिल किया गया है। अगले साल फरवरी में AI इम्पैक्ट समिट होगा। AI इम्पैक्ट समिट आप सब जानते हैं कि AI समिट्स की शुरुआत पहले यूके में हुई थी, ब्लेचली में, जो कि सेफ्टी पे था, उसके बाद में सोल में, फिर फ्रांस में, और इस बार भारत में होगा अगले फरवरी में। इस AI इम्पैक्ट समिट की तैयारी के लिए नीति आयोग की तरफ से पूरे देश भर के सभी जिलों के साथ जो ग्राउंड लेवल पे जो काम हो रहा है, फील्ड में जो काम हो रहा है AI का उपयोग करके, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, इन सब पे जो काम हो रहा है उसको लेके एक बहुत अच्छा समागम किया गया और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सबके साथ शेयर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक मजमून शेयर करते हुए लिखा, मुल्क की PLI मंसूबे के तहत स्मार्टफोन की बरामदात ने एक और रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। मजमून के मुताबिक स्मार्टफोन की बरामदात रवा माली साल के सिर्फ 5 महीनों में 1 लाख करोड़ से तजावज़ कर गई हैं, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 55% ज़्यादा है। नई ECM स्कीम के तहत स्मार्टफोन की पैदावार 50,000 करोड़ रुपए की बड़ी सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहा है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि नौजवानों के लिए कई लाख नई मुलाजमतें पैदा की गई हैं। हुनरमंदी के फ़रोग़, टेक्नोलॉजी की मुंतकली, ख़वातीन को रोज़गार और MSMEs के मुताबिक के मौक़े पैदा हुए हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों से पहले मुल्क के आम लोगों को बड़ी राहत देगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला वैष्णो देव साय ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से GST की शरहों में तब्दीली इक़्तिसादी शोबे की तरक्की के लिए बहुत अहम कदम है। बस्तर से नक्सलिज़म के खात्मे को एक तारीख़ी कामयाबी करार देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की मरबूत कोशिशों, सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत और आवाम के ताउन से आज बस्तर तेज़ी से कौमी धारे की तरफ बढ़ रहा है। 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश पूरे मुल्क के लिए तहरीक का दिन है। मोदी जी ने आलमी सतह पर भारत को एक नई शनाख्त दी है। छत्तीसगढ़ के लोगों की तरफ से मैं उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। DD न्यूज़ के सीनियर नामानिगार सुमेश पटेल ने इन मसाइल पर छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला वैष्णो देव साय से खुसूसी बातचीत की। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सर हमसे बातचीत करेंगे। मोदी सरकार ने GST आम जनता को बड़ा तोहफा दिया है, GST की दरें लागू करके। बिल्कुल 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने GST इस देश पर लागू किया। इसके पहले व्यापारियों को, उद्यमियों को कई तरह के 17 तरह के टैक्स, 13 तरह के मतलब शेष देने पड़ते थे, परेशानी होती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक टैक्स और GST लगाया तो काफ़ी सहूलतें हुई और अभी 2025 में उन्होंने इसमें रिफॉर्म लाए और जो 4 स्लैब में टैक्स थे उसको घटाकर 2 स्लैब में कर दिए, 5 और 18 के स्लैब में कर दिए। इस GST रिफॉर्म से उद्यमियों को, व्यापारियों को और विशेषकर हमारे देश कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो कृषि के संयंत्र और कीटनाशक और खाद वगैरह इसमें भी GST का स्लैब 5% में आ गया है, तो काफ़ी सस्ती हो जाएंगी चीज़ें। बस्तर में विकास की बयार देखने को मिल रही है। पहले जो नक्सलवाद का खतरा था उस इलाके में विकास देखने को मिल रहा है। 20 महीने हुए हैं हमारी सरकार को और 20 वर्षों में नक्सलवाद के साथ हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान हो, और डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों का संकल्प है आने वाले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का। और जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि नक्सलवाद समाप्त होगा और छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को सर जन्मदिन, इस पर क्या कहें? नए भारत के जो विश्वकर्मा हैं
श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, उनका भी जन्मदिन है, तो उनको छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो स्वस्थ रहें और इसी तरह से देश का नेतृत्व करते रहें। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो डीडी न्यूज़ से खास बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज़, छत्तीसगढ़। आचार्य देवव्रत ने आज महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने उन्हें राजभवन में हल्फ दिलाया। देवव्रत ने संस्कृत में हल्फ लिया। हल्फबरदारी तकरीब में वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, वज़ारा, आला हुक्काम और पुलिस अफसरान मौजूद थे। दरहकीकत मुल्क के नायब सदर जमहूरिया मुंतखब हुए सीपी राधाकृष्णन के इस्तीफे के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का इजाफी चार्ज दिया था। 66 साला देवव्रत 2019 से गुजरात के गवर्नर हैं। उनके पास हिंदी और तारीख में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ नेचुरोपैथी और योगा साइंस में डॉक्टरेट है। झारखंड के हजारीबाग ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पैनपित्री के जंगलाती इलाके में आज सुबह हुए एक तसादुम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1 करोड़ रुपए के इनामी सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए दीगर 2 नक्सलियों की शनाख्त 25 लाख रुपए के इनामी रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और 10 लाख रुपए के इनामी बिरसरीन गंजू उर्फ राम खलवान के तौर पर हुई है। तसादुम की जगह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुछ हथियार भी बरामद किए हैं। इस तसादुम में सीआरपीएफ के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनका हजारीबाग के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों जख्मी नौजवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। मालूमात के मुताबिक आज पुलिस की मुश्तरका टीम एक मुहिम के दौरान जंगल में निकली थी। टीम के पास जानकारी थी कि 1 करोड़ का इनामी सहदेव सोरेन किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। झारखंड के हजारीबाग में मुसल्लह अफवाज को नक्सलिज्म के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, आज झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और रियासती पुलिस की मुश्तरका टीम को नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। इस ऑपरेशन में बदनाम ज़मानत नक्सलाइट कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, मारा गया है। इसके साथ ही 2 दीगर नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसीन गांजू उर्फ राम खिलावन को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद शुमाली झारखंड के बोकारो इलाके से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा हो गया है। जल्द ही पूरा मुल्क नक्सलिज्म के मसले से आज़ाद हो जाएगा। नेपाल की अबूरी वज़ीर-ए-आज़म सुशीला कार्की की सिफारिश पर सदारती महल शीतल निवास में अबूरी काबीना के एक हिस्से के तौर पर 3 वज़रा ने हलफ लिया। अवामी मफाद से मुतालिक मसाइल पर अपनी कानूनी लड़ाइयों के लिए मशहूर ओम प्रकाश आर्याल वजारत दाखिला और कानून और रामेश्वर खनाल वजारत ख़जाना का चार्ज संभालेंगे। ओम प्रकाश आर्याल काठमांडू के मेयर बुलंद शाह के कानूनी मुशीर भी रह चुके हैं। रामेश्वरम खनाल, जिन्हें महकमा ख़जाना के लिए मुंतखब किया गया है, एक तजुर्बाकार ब्यूरोक्रेट और साबिक़ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक अवामी खिदमत में वो एक पेचीदा टेक्नोक्रेट और अमली पॉलिसी साज के तौर पर शोहरत रखते हैं। वो कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, रेवेन्यू पॉलिसी, बजट प्लानिंग और पब्लिक प्रोक्योरमेंट और अकाउंटिंग के मज़ीद जदीद तरीक़ों और रेवेन्यू बेस को मजबूत करने की कोशिशों का वसी तजुर्बा रखते हैं। इसके साथ ही किलमन खिसिंग को तवानाई, शहरी तरक्की और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजारत की जिम्मेदारी दी गई है। किलमन घिसिंग इससे कबल नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्हें बिजली की अथॉरिटी के लिए भारी आमदनी पैदा करने के साथ साथ बिजली की दायमी कटौतियों को ख़त्म करने का सेहरा भी जाता है। और ख़बरनामे को ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। आदाब। जायका